Good morning, dear student. Myself Jyoti Sharma. How are you? I hope you are fine. Students, हम क्लास 6 के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने उन्हें अच्छे से समझा होगा। आज हम चैप्टर 4 करेंगे। टॉपिक है आरंभिक नगर। इसमें हम हड़प्पा की कहानी के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। हड़प्पा की सभ्यता। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रेलवे लाइनें बिछवाई गई थी। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ पे है? आधुनिक पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। अर्थात जो हड़प्पा कालीन सभ्यता की इमारतें थी उनसे उन्होंने रेलवे लाइन के लिए ईंटें यूज की। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। पुरातत्वविद जब इसकी खोज 80 साल पहले की और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी और राखनलाल बनर्जी ने। इन नगरों की विशेषता क्या थी? हड़प्पा कालीन नगरों की विशेषता क्या क्या थी? अब हम इसके बारे में जानेंगे। इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता में उस समय पर भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इससे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता काफ़ी विकसित थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रही। डियर स्टूडेंट, अब आप मैप के द्वारा हड़प्पा कालीन स्थल देख सकते हैं। ये यहाँ पे झेलम नदी और यहाँ पे चेनाब नदी और रावी नदी के किनारे पे हड़प्पा नगर बसा हुआ था और सिंधु नदी के किनारे पे चहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो नगर थे। धोलावीरा ये गुजरात में पड़ता है। राखीगढ़ी और कालीबंगा राजस्थान में। लोथल ये भी गुजरात में। ये हमारे हड़प्पा कालीन सभ्यता के नगर थे। आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत। पंजाब और सिंध में कौन से नगर मिले हैं? मोहनजोदड़ो। भारत के गुजरात में कौन सा? धोलावीरा। राजस्थान में कौन सा प्रदेश था? कालीबंगा। हरियाणा में राखीगढ़ी
और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ये हम अभी मैप में देख चुके हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं इन स्थलों से? मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड इन नगरों से मिले हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई हैं। कुछ नगरों में खास इमारतें बनी हुई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया है। मोहनजोदड़ो में क्या बनाया गया था? खास तालाब, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा काल में ईंट और प्लास्टर से महान स्नानागार बनाया गया है। ऐसा स्नानागार बनाया गया कि उसमें से पानी का रिसाव भी नहीं होता था। ये टेक्निक शायद आज भी बहुत कम इस्तेमाल होती है। इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा कालीन समाज काफ़ी विकसित था। इससे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं और इनमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। ये महान स्नानागार कुएं से पानी भरकर तब भरा जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड से हमें क्या पता चलता है कि वे हवन वगैरह भी करते थे, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये हम यहाँ पे महान स्नानागार देख सकते हैं। इसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और ये पक्की ईंटों से बना हुआ महान स्नान। भवन, नाले और सड़कें। हड़प्पा काल में भवन, नाले और सड़कें कैसे थे? इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हड़प्पा के नगर में ईंटों की चिनाई कैसे की जाती थी। ये मजदूर ईंटों से घरों की चिनाई कर रहा है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे क्या होता था? गलियों में पानी इकट्ठा नहीं होता था। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए जाते थे ताकि उनको आसानी से साफ किया जा सके, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। नगरीय जीवन। हड़प्पा काल में नगरों का जीवन कैसा था? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को बेचकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर
और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से और कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। हड़प्पा के नगरों से जो सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसके बारे में अब हम जानते हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। इसका क्या अर्थ है कि इन धातुओं का यूज हड़प्पा काल में होता था। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। ये यहाँ पे हम हड़प्पा कालीन मोहरें देख सकते हैं जो सेलखड़ी से बनी हैं। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि हड़प्पाकालीन सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये हम यहाँ पे हड़प्पाकालीन खिलौने देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे हड़प्पाकालीन बाटों को देख सकते हो जो चर्ट पत्थर से बनाए गए थे। इन पत्थर के बाटों को देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। ये हड़प्पाकालीन आभूषण जो मनकों से तैयार किए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और पलक हैं। मनके जो पत्थर को काटकर और तराश कर बनाए जाते थे और उनके बीच छेद किया जाता था ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। बाट जो चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। स्टूडेंट्स, अध्याय 3 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातुओं का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? स्टूडेंट्स, हम अध्याय 3 कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आइकन पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट से आप पहले उसे देख सकते हो। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फायंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। फायंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, अर्थात उस कार्य में वो दक्ष है। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी, पच्चीकारी मीन्स कढ़ाई करना आदि। पृष्ठ 36 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा, जो आपकी बुक में एक मूर्ति दी गई है, उस पर कितने आकर्षण ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। इसके बारे में पूर्ण रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। स्टूडेंट्स, अब हम फेयंस के बारे में जानेंगे। फेयंस क्या था? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख ये समुद्र में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, अर्थात मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेयंस से क्या क्या बनाया जाता था? मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन फेयंस से बनाए जाते। कच्चे माल की खोज में, अर्थात किसी भी वस्तु को बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसे हड़प्पा काल में कैसे पूरा किया जाता था। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। जो किसान अपने खेत में कपास को उगाता है उसे कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, सोना, लोहा, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। जो आधुनिक समय में राजस्थान है वहाँ से हड़प्पाकालीन लोग तांबे का आयात करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कांसा बनाने के लिए हमें किन धातुओं की आवश्यकता होती है? तांबा और टिन। तांबा 80% प्लस टिन 20% मिलाकर कांसा बनाया जाता है। और आपके लिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि तांबे का आयात कहाँ कहाँ से किया जाता था? राजस्थान और ओमान से, और टिन का ईरान और अफ़गानिस्तान से। ये आगामी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। स्टूडेंट्स, आप इसे ध्यान से पढ़ें कि सोने का आयात कहाँ से होता था? कर्नाटक से,
और बहुमूल्य पत्थर का गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। गांव में अधिकतर फसलों को और जानवरों को पालने के कार्य किए जाते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चला है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, दाल, तिल और सरसों उगाते थे। क्या क्या उगाते थे हड़प्पा के लोग? गेहूं, जौ, दालें, मटर, दाल, तिल और सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हल का प्रयोग इससे पहले नहीं होता था। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियां पकड़ते थे। जैसे जानवरों का शिकार भी हड़प्पा काल में किया जाता था, लेकिन आधुनिक समय में हिरण का शिकार नहीं किया जाता। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा है। गुजरात से भी हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं, ये हम मैप में देख चुके हैं। साफ पानी मिलता था, वहाँ साफ पानी मिलता था। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष था, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कच्चा माल कहाँ से मिलता था? लोथल। कहाँ से मिलता था? लोथल से। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा केंद्र महत्वपूर्ण था पत्थरों, शंखों और धातुओं के लिए? लोथल। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी, जिसे मोहरबंदी भी कहते थे, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। कहाँ से मिली है ये? लोथल से। अब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुंदर के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। हड़प्पा कालीन जो नावें थी वे समुंदर के रास्ते जो आती थी वो लोथल बंदरगाह पर रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था।
ये हम मनके की माला पीछे चित्र में देख चुके हैं। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिले हैं। तैयार मनके और मनके बनाने वाले, जैसे इस टाइम पे हम फैक्ट्री कहते हैं, वे कहाँ मिली हैं? लोथल में। ये आप हड़प्पा कालीन मोहर का चित्र देख सकते हो। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी, ये किसे कहते हैं? ये मोहर का चित्र हमने अभी देखा था। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिह्नित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। एक जगह से दूसरी जगह सामान लेने के लिए यहाँ पर मोहरबंदी की जाती थी। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को ही मोहरबंदी कहते हैं। मोहरबंदी किसे कहते हैं? मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, और यदि ये छाप टूट गई होती थी तो ये समझा जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है। सभ्यता के अंत का रहस्य। ये हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित थी, फिर भी इसका अंत कैसे हुआ, यह एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है। लेकिन फिर भी इसके बारे में पुरातत्वविदों ने अपनी राय दी है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर भी झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। सड़कों पर जो झुग्गीनुमा घर बनाए गए, जो सभ्यता इतनी विकसित थी, पक्की ईंटों से घर बने हुए थे, वहाँ पर झुग्गीनुमा घर बनाए गए। इसके साक्ष्य पुरातत्वविदों को मिले हैं। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। कि नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी जगह पर नदियाँ एक साथ सूख गई हों। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। ही मिस्र की सभ्यता के बारे में अब हम जानेंगे। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें क्या कहते थे? पिरामिड। इन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। जिन पिरामिडों में शवों को दफनाया जाता था उसे क्या कहते थे? मम्मी। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं, क्योंकि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, क्योंकि वे आगे वाले जन्म में विश्वास रखते थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र
में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। शवों को दफनाने के लिए मिस्र में बहुत अधिक खर्चा किया जाता था। स्टूडेंट्स, ये हमने क्लास 6 का 4 चैप्टर कंप्लीट किया। आई होप आप इसे घर पर रीड करोगे। आगे वाली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Good morning, dear student. Myself Jyoti Sharma. How are you? I hope you are fine. Students, लास्ट क्लास में हम क्लास 6 का 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। अर्थात पुरातत्वविदों ने कैसे जाना कि हड़प्पा काल के लोग कपड़े का उपयोग करते थे। इसका आंसर है, निम्नलिखित तथ्यों से कपड़े के उपयोग के विषय में पता चलता है। फर्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुओं से चिपके मिले हैं। अर्थात मोहनजोदड़ो से कपड़े के उपयोग होने के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में कपड़े का उपयोग होता था। पक्की मिट्टी तथा फेयोन्स यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, फेयोन्स से बनी तकलियाँ सूत कताई का भी संकेत मिला है। मोहनजोदड़ो से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति मिली है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा की सभ्यता में कपड़े का उपयोग होता था। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। हमने लेसन में पढ़ा था कि कौन सी धातु किस स्थान पर मिली है, उसे ही हमने मिलान करना है। तांबा कहाँ से मिला था? राजस्थान से, जो आधुनिक समय में राजस्थान नामक स्थान है, वहाँ से तांबे के साक्ष्य मिले हैं। सोने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कर्नाटक से। टिन कहाँ से मंगवाया जाता था? अफगानिस्तान से। टिन और तांबे से मिलाकर क्या बनाया जाता था? कांसा, जिसमें 80% तांबा और 20% टिन होता था, तो उससे तांबा बनाया जाता था। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगवाए जाते थे? गुजरात से। स्टूडेंट्स, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है, धातुएं। पुरातत्वविदों को धातु की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। जो आज हम आधुनिक समय में औजार, हथियार और गहनों का प्रयोग करते हैं, उनमें से भी बहुत सारे तांबे और कांसे से बनाए जाते हैं। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। लेखन का कार्य लिपिक करते थे। वे मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो अब बच नहीं पाई हैं, क्योंकि समय के साथ साथ वो नष्ट हो गई हैं, और जो मिल पाई हैं उसे भी अभी तक पढ़ा नहीं गया है। पहिया, सामान को ढोने तथा यातायात के रूप में पहिया वाहनों का
उपयोग किया जाता था। हल का प्रयोग खेतों को जोतने, बीजों की बुआई के लिए किया जाता था। स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन 4 करेंगे। इस अध्याय में पक्की मिट्टी से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। जो हमने इस चैप्टर में खिलौने के बारे में जाना था उसकी एक सूची बनाओ कि बच्चों को उनमें से कौन कौन से ज़्यादा पसंद आए होंगे। इनमें से कौन कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है पक्की मिट्टी से बने खिलौनों की सूची। खिलौना गाड़ी, गुड़िया, विभिन्न पशुओं की आकृति के खिलौने जैसे याक, बैल, सूअर, भैंस, भालू। चिड़िया के आकार की सीटियाँ, खिलौना हल। स्टूडेंट्स, अब हम इसके बारे में राय दे सकते हैं कि शायद बच्चों को इन खिलौनों में से खिलौना गाड़ी, पशुओं की आकृति वाले खिलौने तथा चिड़िया के आकार की सीटी अधिक पसंद आई होगी। क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा? अपने उत्तर में कारण बताओ। तो इसका आंसर है हड़प्पा के किसान और पशुपालक पूर्ववर्ती किसानों और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। क्योंकि हमने पाषाण काल में देखा था कि नवपाषाण काल में खेती के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन हड़प्पा में उससे ज़्यादा प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। सेकंड पॉइंट है हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में विभिन्न उपकरणों जैसे हल आदि का उपयोग करते थे। क्योंकि हल के साक्ष्य मिले हैं पुरातत्वविदों को। हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादों को गाड़ियों के द्वारा नगरों में भी भेजते थे, जबकि पूर्ववर्ती किसान ऐसा नहीं करते थे। स्टूडेंट्स, ये हमने चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर किए। आई होप आपको समझ आया होगा और आप इसे कॉपी में नोट डाउन करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।